नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी कोडीन कफ सिरप की। पिछले कुछ दिनों में कोडीन पर एक्शन चल रहा है। ये मामला सिर्फ एक साधारण दवा का नहीं है, बल्कि ये एक बड़े नशीले साम्राज्य का खुलासा है जो उत्तर प्रदेश की सड़कों पर युवाओं को नशे की दलदल में धकेल रहा है। कोडीन युक्त कफ सिरप, जो मूल रूप से खांसी के इलाज के लिए बनाई जाती है, अब अवैध तस्करी और बिक्री के जरिए नशे का रूप ले चुकी है। ये सिरप कोडीन नामक एक ओपियोइड दवा से बना होता है जो दर्द निवारक और खांसी दबाने वाली है, लेकिन इसका दुरुपयोग नशे के रूप में हो रहा है। युवा वर्ग, खासकर किशोर और कॉलेज स्टूडेंट इसे पार्टी ड्रिंक या तनाव कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे नशे की लत, स्वास्थ्य हानि और यहाँ तक कि मौत का खतरा बढ़ गया है। लेकिन सौभाग्य से अभी तक इस सिरप से किसी की मौत की खबर नहीं आई है। फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली है। आज हम इस स्टोरी को गहराई से समझेंगे। ये मामला क्या है, कहां से शुरू हुआ, कैसे पकड़े गए आरोपी और अब क्या हो रहा है। कोडीन कफ सिरप का मामला उत्तर प्रदेश में एक संगठित अपराध का रूप ले चुका है, जहां ये दवा मेडिकल जरूरत से कई ज्यादा नशे के बाजार में बिक रही है। कोडीन एक शेड्यूल्ड ड्रग है जिसकी बिक्री सख्त नियमों के अधीन है। भारत में एनडीपीएस एक्ट के तहत इसे नियंत्रित किया जाता है। डॉक्टर की पर्ची के बिना बेचना गैरकानूनी है और इसका उत्पादन, भंडारण और वितरण लाइसेंस पर निर्भर है। लेकिन इस मामले में हजारों बोतलें बिना किसी रिकॉर्ड के बिक रही थी, जो सीधे तौर पर नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में तस्करी का हिस्सा बनी है। ये सिरप सस्ता होने के कारण युवाओं के बीच लोकप्रिय हो गया। एक बोतल की कीमत मात्र 50 से 100 रुपए होती है, लेकिन नशे के बाजार में ये 200 से 300 रुपए तक बिक जाती है। लक्षणों की बात करें तो इसका सेवन करने से यूजर्स को नशा, चक्कर, उनिंदापन और लंबे समय में लीवर, किडनी डैमेज होता है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहां युवा आबादी 60% से ज्यादा है, ये नशा एक महामारी का रूप ले सकता था। सरकार का दावा है कि नशा मुक्त उत्तर प्रदेश अभियान के तहत ये कार्रवाई समय पर हुई है, वरना हालात बेकाबू हो जाते। ये मामला कहां से शुरू हुआ? जड़ें गहरी है और कई राज्यों से जुड़ी है। सब कुछ की शुरुआत हुई मध्य प्रदेश के केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो से। जुलाई 2025 में सीबीएन को एक गुप्त इनपुट मिला, जिसमें उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त सिरप की बड़ी तस्करी का जिक्र था। जांच शुरू हुई तो पता चला कि ये सिरप हिमाचल प्रदेश की 2 निर्माता फर्मों, उत्तराखंड की 3 फर्मों, हरियाणा के 1 डिपो और झारखंड के रांची स्थित बहुराष्ट्रीय फर्म सेली टेंडर्स के सुपर स्टॉकिस्ट से आ रहा था। रांची वो हब बन चुका था जहां से माल उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सप्लाई होता था। उत्तर प्रदेश में पहला बड़ा खुलासा लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में जुलाई 2025 में हुआ। सीबीएन ने वहां एक छापा मारा जिसमें 20 लाख से ज्यादा नशीली गोलियां और 5700 बोतलें कोडीन कफ सिरप जब्त हुई। ये छापा एक ट्रिगर बना। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि सिरप को फर्जी फर्मों के नाम पर बिल किया जाता था। उदाहरण के लिए, गैर मौजूद कंपनियों के ई-वे बिल बनाकर माल बांग्लादेश भेजा जाता था। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के रास्ते से नेपाल रूट पर लखनऊ, कानपुर, लखीमपुर खीरी और बहराइच प्रमुख केंद्र थे। वाराणसी और गाजियाबाद से बांग्लादेश तस्करी होती थी। शुरू में ये छोटे स्तर पर लग रहा था, लेकिन 2 महीनों की जांच में ये एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट साबित हो गया। एफएसडीए ने हिमाचल और उत्तराखंड की फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया, जहां पाया गया कि वो बिना लाइसेंस के लाखों बोतलें बेच रही थी। रांची में 1 नवंबर को 13,400 बोतलें जब्त हुई। इस तरह मामला एक राज्य सीमित नहीं, बल्कि क्रॉस बॉर्डर अपराध बन गया। अब सवाल यह है कि इन अपराधियों को कैसे पकड़ा गया। पकड़ फंसाने में इंटेलिजेंस और जॉइंट ऑपरेशंस की बड़ी भूमिका रही। सीबीएन के इनपुट के बाद एफएसडीए ने जून 2025 में ही साइलेंट मॉनिटरिंग शुरू कर दी थी। जुलाई में अमीनाबाद छापे ने
चेन रिएक्शन शुरू किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस, एसटीएफ और जनपदीय फोर्स ने मिलकर 289 दवा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इनमें से 128 पर अवैध भंडारण, नकली स्टॉक और बिना पर्चे बिक्री पाई गई। पहली बड़ी पकड़ 18 अक्टूबर 2025 को सोनभद्र में हुई, जहां 2 ट्रकों से 1,19,675 बोतलें कोडीन सिरप जब्त हुई। ड्राइवरों और सप्लायर्स को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह 4 नवंबर को सोनभद्र और गाजियाबाद में संयुक्त ऑपरेशन में 1,57,350 बोतलें बरामद हुई। पकड़ के तरीके में हाईटेक सर्विलांस शामिल था, ई-वे बिल ट्रैकिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क। उदाहरण के तौर पर गाजियाबाद पुलिस ने एक टिप ऑफ पर शादाब और सौरभ त्यागी जैसे लोगों को पकड़ा। सोनभद्र में ट्रक चेकिंग पॉइंट पर रैंडम चेकिंग से कई लोग पकड़े गए हैं। एफएसडीए के ड्रग इंस्पेक्टर्स ने दुकानों में रजिस्टर चेक किए, जहां क्रय विक्रय के रिकॉर्ड गायब पाए गए। कई फर्मों तो कागजों पर ही थी, कोई गोदाम नहीं, कोई स्टॉक नहीं, सिर्फ बिलिंग थी। एसटीएफ ने फर्जी फर्मों के मालिकों को ट्रेस किया। कुल 128 एफआईआर दर्ज हुई, ज्यादातर एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई। गिरफ्तारियों की लिस्ट लंबी है। एसटीएफ ने 9 लोगों को पकड़ा। ये सब छोटे बड़े लिंक्स थे जो बड़े सिंडिकेट से जुड़े हुए थे। पकड़ में सोशल मीडिया की भी भूमिका रही। अफवाह फैलाने वालों पर एफआईआर दर्ज हुई। जैसे वाराणसी में 8 दिसंबर को एक केस था। सबसे ताजा मोड़ आया 11 दिसंबर को, जब एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली। लखनऊ के आलमबाग मवैया रोड पर टेढ़ी पुलिया तिराहे के पास अभिषेक शर्मा और शुभम शर्मा को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों लंबे समय से फरार थे और तस्करी के मुख्य लिंक थे। पकड़े जाने का तरीका सटीक था। टीमें दबिश पूछताछ में इन्होंने कबूल किया कि फर्जी दस्तावेजों और ई-वे बिलों से माल भेजा जाता था। ये फेंसिडिल, कफ सिरप और कोडीन दवाओं के विशेषज्ञ थे। गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ ने उनके नेटवर्क को और खंगालना शुरू कर दिया। ये गिरोह फार्मा कंपनियों से जुड़ा था, जहां बोगस फर्में बनाकर खरीद बिक्री दिखाई जाती थी। माल बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल रूट से बांग्लादेश पहुंचता था। सिंडिकेट के 12 बड़े नाम सामने आए थे। सहारनपुर के विभोर राणा, विशाल उपाध्याय, गाजियाबाद के सौरभ त्यागी, शादाब, अभिषेक शर्मा, पम यादव, वाराणसी के भोला जायसवाल, शुभम जायसवाल, आकाश पाठक, लखनऊ के मनोहर जायसवाल, कानपुर के विनोद अग्रवाल। सीबीआई ने ग्वालियर ऑफिस से कोडीन आवंटन का ब्यौरा मांगा। ये गिरफ्तारी पिछले 2 महीनों की मेहनत का फल है, जो पूरे नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब बात करते हैं वर्तमान स्थिति की। 11 से 12 दिसंबर तक कार्रवाई चरम पर है। एफएसडीए ने 52 जिलों में 332 फर्मों पर छापे मारे, जिनमें 31 जिलों की 133 फर्मों में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। वाराणसी में 38 एफआईआर हुई, अलीगढ़ में 16, कानपुर में 8, गाजियाबाद में 6, महाराजगंज में 4, लखनऊ में 4 जैसे जिलों में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई। अन्य जिलों में 52 एफआईआर हुई। अनियमितताओं में शामिल है फर्जी फर्में, बिना रिकॉर्ड्स का स्टॉक। नेपाल और बांग्लादेश रूट्स का फोकस बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाना है। सभी दवाओं को मानक बनाने और गैर मानक पर कड़ी कार्रवाई करनी है। प्रमुख सचिव संजय यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा प्राथमिकता है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने नशा मुक्त अभियान पर जोर दिया है। एफएसडीए सचिव रोशन जैकब ने सिंडिकेट के खिलाफ वॉर छेड़ने की बात कही है। सबसे बड़ा कदम यह है कि आईईजी लेवल पर एसआईटी का गठन हुआ है। ये टीम एफएसडीए अधिकारियों के साथ मिलकर जांच समीक्षा करेगी, वित्तीय लेन देन खंगालेगी और आगे की स्ट्रैटेजी बनाएगी। लोक भवन में हुई मीटिंग्स में ये फैसला लिया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला अधिकारियों को पत्र लिखे गए हैं। सोशल मीडिया पर भ्रामक अफवाहें
फैलाने वालों पर बीएनएस एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज हो रहे हैं। अभी तक कोई मौत नहीं, लेकिन जब्ती का आंकड़ा लाखों बोतलों में पहुंच चुका है। जांच जारी है और गिरफ्तारियां होने वाली है। इस मामले के व्यापक प्रभाव को समझना भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश में नशे का ये बाजार अरबों का था। युवाओं पर असर सबसे घातक था। स्कूल कॉलेज के आसपास दुकानें हॉटस्पॉट बनी हुई थी। वाराणसी, गाजियाबाद जैसे शहर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था। सरकार की कार्रवाई से न सिर्फ तस्करी रुकेगी, बल्कि स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ेगी। लेकिन चुनौतियां भी बाकी है। सीमा पर तस्करी रोकना, फर्जी फर्मों पर नजर रखना। योगी सरकार का ये अभियान मॉडल बन सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि एनडीपीएस एक्ट के तहत डिजिटल ट्रैकिंग जरूरी है। कुल मिलाकर ये स्टोरी साबित करती है कि सतर्कता से अपराध को कुचला जा सकता है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।